आज हम डिस्कस करेंगे यूरिन इन्फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि जो यूरिन की एक्सक्रीशन है वो 3 पार्ट से मुश्तमिल है। ठीक है, पहला उसका पार्ट था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा पार्ट उसका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा पार्ट उसका ट्यूबुलर सेक्रेशन। इन 3 प्रोसेस पे जो है ना यूरिन की एक्सक्रीशन होती है हमारी बॉडी में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड एंड थर्ड स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन विच इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ट्यूबुलर reabsorption and tubular secretion. So we have discussed that urine excretion depends on 3 points. Which one? Glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. Okay, so urine excretion is equal to glomerular filtration minus tubular reabsorption. ठीक है, जो फिल्ट्रेट हो रहा है उसमें से हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को माइनस कर रहे हैं और उस ट्यूब्यूल में जो हम सेक्रेशन को ऐड कर रहे हैं प्लस ट्यूबुलर सेक्रेशन. So previously we have discussed glomerular filtration in detail. So today Sigodhnia today we will discuss tubular reabsorption and tubular secretion. Okay, so first of all we will discuss the basic principle of tubular reabsorption and tubular secretion. So there are the following 6 basic principle. After discussing the 6 basic principle, then you will be the master of tubular reabsorption and tubular secretion. Okay, so tubular, first of all, filtration. What is filtration? Filtration is the rate at which the substance is filtering from the Bowman capsule, from the glomerulus capillaries into the Bowman capsule. Okay, what is filtration? The rate at which any particular substance filtered from the glomerulus capillaries into the Bowman capsule. Rate at which any substance is filtered is known as filtration. So filtration is equal to glomerular filtration rate multiplied by plasma concentration. देखें, कोई भी सब्सटेंस जो प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है वो कितनी जो है फिल्ट्रेट होती है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? जीएफआर के ऊपर और उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर. ठीक है, जीएफआर में जो टोटल जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, जो मतलब कि प्लाज्मा जो फिल्टर आउट हो रहा है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से, उसमें कोई एक पार्टिकुलर चीज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसकी कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये पर डे कितनी होती है, इसकी वैल्यू 180 लीटर पर डे. 180 लीटर जो है फिल्ट्रेशन होती है हमारी किस चीज में? वुमेन कैप्सूल के अंदर थ्रू ग्लोमेरुलस कैपिलरीज. कितनी होती है जी? 180 लीटर पर डे. अच्छा, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है और जो ट्यूबुलर सेक्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन,
इनकी जो है ना ये बहुत ही क्रिटिकल वैल्यू में जो है ना ये सेक्रेट आउट होते हैं और रीअब्जॉर्ब होते हैं। वो कैसे? अगर थोड़ी सी भी चेंज आएगी ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन के अंदर तो जो यूराइन की जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसकी अब हम देख रहे हैं फिल्ट्रेशन की, ये कितना फिल्टर आउट हो रहा है इनटू द वुमेन कैप्सूल। देखें ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है हमारे पास? 180 लीटर पर डे। ठीक हो गया। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन है इसकी 1 ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन देख रहे हैं ना, मैस और वॉल्यूम, दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज द फिजिक्स। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन जीएफआर कितना है? ये टोटल जीएफआर कितना है? 180 लीटर पर डे। और ये पर लीटर जो है हमारे ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज कितना पाया जाता है? 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 180 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 180 ग्राम पर डे। ये हमारे पास हो गई फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। जो ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन है ना, इसकी वैल्यू अगर थोड़ी सी भी डिक्रीज या इंक्रीज होगी तो यूरिन की जो एक्सक्रीशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखें 180 लीटर पर डे ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है और रीअब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 180.5 लीटर पर डे। 178.5 लीटर पर डे इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट की। जब ये इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी तो पीछे यूरिन कितना बच रहा है? 1.5। 180 माइनस 178.5 पीछे यूरिन कितना बन रहा है? मतलब कि डेयरी का जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 लीटर जो है हमारा यूरिन बनता है बॉडी के अंदर। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर किसी वजह से जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, फर्ज करें इसमें 10% डिक्रीज आ रहा है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में कितना आ रहा है डिक्रीज? 10% जो है इसकी रीअब्जॉर्प्शन में डिक्रीज आ रहा है। ये 178.5 हो रहा है 160.7 एंड अगर इसी कंसंट्रेशन में 10% कमी आ रही है रीअब्जॉर्प्शन में तो इधर कितना हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन 160.7 हो रही है। और यूरिन कितना बन रहा है इधर हमारे पास? तब यूरिन बनेगा हमारे पास 19.3 लीटर। इतना यूरिन बन रहा है हमारा पर डे। अगर थोड़ी सी भी इसमें जो है ना फ्लक्चुएशन आ रही है तो अगर 10% भी इसमें फ्लक्चुएशन आएगी तो हमारा यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो कितनी बढ़ गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ना किडनी हमारा बड़ी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इस चीज़ को मेंटेन करता है कि उसकी जो है ना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो। अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो देखो 10% डिक्रीज हुआ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन तो 19 लीटर जो है ना यूरिन बन गया हमारा। तो 19 लीटर तो मतलब फिर वॉशरूम में आता रहे और जाता रहे, आता रहे और जाता रहे। ठीक है, जी जी, डायबिटीज इंस्पाइडस, लेकिन उनको भी इतना नहीं होता मसला। मतलब 19 लीटर किसी में भी नहीं होता डेली का जो है ना यूरिन की प्रोडक्शन 19 लीटर। ठीक है, बाकी आप ठीक बोल रहे हैं, डायबिटीज इंस्पाइडस के जो पेशेंट है उनमें यूरिन की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। वो भी अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि क्यों बढ़ती है और किस वजह से बढ़ती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाए नंबर, अगर हम पानी जितना ज़्यादा पिएंगे तो उसके मुताबिक जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वो भी बढ़ जाएगी। अगर पानी कम पिएंगे तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। बिल्कुल, जीएफआर बढ़ जाएगा जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो। हाँ, ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी लेकिन वो रीअब्जॉर्प्शन भी जो है उतनी हो रही होगी। ठीक है, अच्छा अब देखें फर्क जो ग्लूकोज है ये आगे बढ़ के मैं डिस्कस कराता हूँ डिटेल के साथ। जिसका पहला पॉइंट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वो तो हो गया डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट वाज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नंबर 2 है हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इंक्लूड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। अब इधर ड्रा करते हैं हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर।
ये हो गया हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और ये हमारे पास होगी वुमेन कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, अब इसके देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखें ये जो हमारे पास रीनल टिब्यूल्स हैं, ये रीनल टिब्यूल्स के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनको वो सेल कौन से होते हैं, वो एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल के अंदर से ये हमारे पास एपिथेलियल सेल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें जो एपिथेलियल सेल की जो ये वाली साइड है इसको हम कहते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और जो ये वाली मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं कौन सी मेम्ब्रेन, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन डॉक्टर साहब, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब देखें जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होगी, वो होगी सोडियम पोटाशियम एटीपेज। किसके थ्रू, सोडियम पोटाशियम एटीपेज। सो हियर इज द एटीपेज। सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करेगा, जो एपिथेलियल सेल है डॉक्टर साहब क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो एपिथेलियल सेल हैं इनमें से 3 सोडियम को सेल के अंदर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेके जाएगा और 2 पोटेशियम को बाहर से पकड़ के सेल के अंदर ले जाएगा, एपिथेलियल सेल के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये 3 सोडियम को पकड़ के सेल के बाहर लेके जा रहा है और 2 पोटेशियम को पकड़ के अंदर लेके जा रहा है। देखें ये हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, दिस वन इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये कौन सा है जी, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये कौन सा जी, डिस्टेंट ट्यूब्यूल, आगे कन्वोल्यूटेड डिस्टेंट ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, तो सीन ये है कि जो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इसकी इर्द गिर्द कौन सी कैपिलरीज होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं और ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, मैंने थोड़ा खोल के लिखा था कि आप लोगों को आसानी से समझ आए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मैंने चैप्टर 4 में पढ़ाया था। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली यूज ऑफ द एनर्जी, डायरेक्ट यूज ऑफ द एनर्जी एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। और सेकेंडरी में क्या होगा, इनडायरेक्टली यूज ऑफ एनर्जी, क्या होगा, इनडायरेक्टली यूज ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनडायरेक्टली यूज ऑफ एनर्जी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट फर्दर 2 टाइप्स के हैं, ये मैंने चैप्टर 4 में डिस्कस करवाया था। कौन कौन सी है जी डॉक्टर अहमद, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। देखो वो चीजें अब पीछे से रिलेट हो रही है, ऐसा कौन कौन सी, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। ये जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, इधर देखिए डॉक्टर अहमद, जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है इधर जो है एक्सटेंशन होंगी, ठीक है, ब्रश लाइक एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया बढ़ा देंगे फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है एक प्रोटीन, ये हमारे पास एक प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन कौन सी है, ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन का काम कर रही है और ये सोडियम को पैसिवली मूव करवा रही है, सोडियम को पैसिवली मूव करा रही है। मैं डिस्कस कर रहा हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखें बड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है, सोडियम अंदर से एटीपेज, अंदर से सोडियम, डॉक्टर अब्दुल्ला इधर देखें
सोडियम अंदर से बाहर लेके जा रहा है और अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो रही है, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन mean the movement of sodium from the uphill to downhill is known as simple diffusion, and in this case to the carrier protein is known as facilitated diffusion. Okay, क्योंकि ये carrier protein के थ्रू हो रही है। अच्छा, ये जो डाउन हिल की इसकी एनर्जी है, ये डाउन हिल एनर्जी यूज हो रही है हमारे पास को ट्रांसपोर्ट के लिए। किसकी को ट्रांसपोर्ट के लिए? ग्लूकोज के को ट्रांसपोर्ट के लिए, अमाइनो एसिड के को ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब समझ आइए कि मुझे मैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहा हूं। ये सोडियम है, ये तो सिंपल डिफ्यूज कर रही है। क्यों सिंपल डिफ्यूज कर रही है? क्योंकि ये जो इसने जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो जनरेट किया था, उस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से सोडियम इधर ज्यादा हो गई थी, इधर कम हो गई थी। जब इधर कम हुई तो ये जब डाउनहिल मूवमेंट पे आएगी तो डाउनहिल मूवमेंट के साथ साथ ये अपने साथ साथ को ट्रांसपोर्ट करवाएगी ग्लूकोज की। लेकिन ग्लूकोज जो है इधर कम कंसंट्रेशन में है और इधर ज्यादा कंसंट्रेशन में है। ग्लूकोज अपने कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है। जब अगेंस्ट मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज आल्सो नोन एज को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और काउंटर ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी? काउंटर ट्रांसपोर्ट इस तरह होगी, ये हमारे पास एक और प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है सोडियम को रिमूव करवा रही है और काउंटर अंदर से हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल रही है। ठीक है, दिस इज नाउन एज काउंटर ट्रांसपोर्ट। आर यू गेटिंग मी? दिस इज नाउन एज काउंटर ट्रांसपोर्ट। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कराया था कि को ट्रांसपोर्ट में सोडियम और ग्लूकोज एक ही साइड मूव करेंगे, कोई साथ साथ, और काउंटर में अपोजिट, सोडियम अंदर की तरफ घूम रहा है, हाइड्रोजन बाहर की तरफ जो घूम रहा है। दिस इज द काउंटर ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंटर ट्रांसपोर्ट। इधर देखें, सोडियम जो है थ्रू द एटीपीएस की वजह से सोडियम बाहर मूव कर रहा है। जब सोडियम बाहर मूव करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी? डॉक्टर साहब कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ, कम होगी ना, बाहर जा रहा है। इधर आगे आ, थोड़ा आगे आ जाए। देख, जब सोडियम अंदर से बाहर मूव करा रहा है एटीपीएस, तो अंदर की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब अंदर में सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा कंसंट्रेशन होगी बाहर, ये क्या करेगा? ये अपवर्ड टू डाउनहिल मूव कराएगा थ्रू सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अपने साथ साथ ये को ट्रांसपोर्ट कराएगा ग्लूकोज की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस तरह जो है ये को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है किसकी? ग्लूकोज की। और इस कंडीशन में ये सोडियम डाउनहिल मूव कर रहा है, लेकिन अंदर से हाइड्रोजन आयन जो है ना सेल के अंदर से ल्यूमन में जा रहा है। दिस इज नोन एज काउंटर ट्रांसपोर्ट। ओके, अच्छा, काउंटर ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आ रहा है सोडियम हाइड्रोजन और इधर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। Yes, very interesting. Now number third is transport maximum. Transport maximum is used for those substances which move actively in the cell or out of the cell. Okay, which move active movement. अब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या है? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम is a limit to which a maximum substance can be reabsorbed or maybe maximum it is secreted in the lumen. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अमन चाय बना रही है और ये इस तरह करती है कि इसको मैंने डांटा है, ये इस तरह करती है कि पहले ये 2 कप चाय डालती थी चीनी के चाय के अंदर, उस दिन इसने कितना है चले 2 चम्मच डालती थी, उस दिन इसने क्या किया 4 चम्मच डाल दिए। जब इसने 4 चम्मच डाले तो जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की वैल्यू है ग्लूकोज की वो है नॉर्मल, तो कितनी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, नॉर्मल कितनी है 180 ग्राम पर डे, ठीक है। और अगर इसको हम दूसरे वर्ड्स में लें इन मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में है 125 मिलीग्राम पर मिनट, दिस इज 180 ग्राम पर डे, ये छोटा यूनिट यूज कर रहा हूँ 125 मिलीग्राम पर मिनट, ठीक है। तो देखें नॉर्मल इसकी जो है ना ऑक्सीजन की वैल्यू है 125 मिलीग्राम पर मिनट, और इसकी जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है ना वो है 375 मिलीग्राम पर मिनट, 375 मिलीग्राम पर मिनट, ठीक है। ये वो लिमिट है जिस लिमिट के ऊपर जो ट्रांसपोर्टर्स मॉलिक्यूल हैं वो सैचुरेट हो जाएंगे। मतलब इधर देखें फॉर एग्जांपल इधर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और उधर से भी फिल्टर होकर 2 आ रहे थे, तो दो ने पहले आ रहा था 1, जब आपने 2 चम्मच डाले चीनी के तब आ रहा था 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जब आपने 4 डाले फिर क्या हो गया, फिर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल भी 2 हैं, तो 2 तो हो गए सैचुरेट। अब डॉक्टर अमन को और गुस्सा आया, इसने क्या, इसने कभी भी चाय ठीक नहीं बनी, इसने जो है ना 2 और चम्मच जो है ना चीनी के डाल दिए, अब हो गए 6 चम्मच, पीछे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बच गए, ठीक है। और जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बचे हैं उनके लिए तो जगह ही नहीं बची, वो क्या करेंगे, वो फिर यूरिन में आ जाएंगे आगे, और जब यूरिन में आएंगे तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये उसकी मैक्सिमम सिचुएशन है, इस ये मैक्सिमम जो है ना रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं ग्लूकोज, जब इस लिमिट से आप क्रॉस करोगे फिर आप डायबिटीज मेलिटस के शिकार हो जाओगे। डॉक्टर अमन ने जो है गुस्से में आके डायबिटीज मेलिटस का शिकार कर दिया, पता नहीं किसको, मामा का तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मामा पर ये मस्ती होती है, ठीक है, समझ आ गई है। डॉक्टर साहब आपने तो एक बंदे को जरूर करना है, मुझे पता है आपको क्यों से इसने एक बंदे का जो है ना डायबिटीज मेलिटस का शिकार करना है,